जय श्री कृष्ण, राधे राधे प्यारे मित्रों। मैं केडी सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिस प्रकार से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही थी, जो बच्चे दूर दराज से, तो उनके लिए हमने एक ऑनलाइन क्लासेस के रूप में अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम उनकी क्लास प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अब ये सारी क्लासेस हम ऑनलाइन में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सारी की सारी ये हम रिकॉर्डेड वीडियो भी बना रहे हैं, जिन्हें अपने एक यूट्यूब चैनल हम उस पर डालते रहेंगे। तो सारी क्लास अब आपको इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी यानी कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। जैसे कि बहुत सारे बच्चे थे जो ऑनलाइन क्लासों में भी थोड़ा एब्सेंट रहते थे, तो उनको ये क्लास छूट जाती थी। अब उनको क्या करना है कि ये सारी वीडियोस यानी कि हमारी क्लासेस बैक टू बैक क्लासेस हमारी जो होंगी, तो वो आपको अब यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल का नाम है कुलदीप उपाध्याय केडी सर। कुलदीप उपाध्याय केडी सर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारी क्लास सारी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। धीरे धीरे हम इसमें और काम कर रहे हैं, अभी शुरुआत है, शुरुआत का दौर है, तो धीरे धीरे हमें भी थोड़ा अनुभव होता जा रहा है धीरे धीरे, और उसी प्रकार से हम लोग आगे अपनी प्रक्रियाओं को बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और बाकी अभी हमारे नोट्स, मैं साथ के साथ नोट्स भी आपके प्रोवाइड कराऊंगा, जो अपनी हैंड राइटिंग में एकदम शुद्ध और अच्छी राइटिंग के साथ पूरे चेक किए हुए, विदाउट एरर, बिना एरर के, किसी गलती के सारे नोट्स भी आपको मिलेंगे, जो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करने के बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप अपना प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। यही सारा प्रक्रिया हमने पूरा कोशिश करा है कि आपकी जो एजुकेशन है उसको बहुत अच्छे, बेहतर से बेहतर करने का कोशिश है। और धीरे धीरे मैं अभी एक 10th 9th 12th इस स्टैंडर्ड पर काम करते हुए आगे IIT, फिर आपके NDA, एयरफोर्स, नेवी, जितना भी आपके साइंस का सिलेबस है, यानी कि जहाँ जहाँ आता है SSC GD लेवल तक का, यानी SSC CGL, जहाँ जहाँ साइंस का जितना पोर्शन है उनको यानी कि प्लेलिस्ट के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे, ये कोशिश है कि सारा आपको मटेरियल हमारे चैनल से मिले। और फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने सभी साथी टीचर्स, जो मेरे कुछ साथी टीचर्स हैं, कि वो भी आपको अपने उस ज्ञान से, जैसे जो अपने एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, तो अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स भी इसमें अपना भूमिका निभाएं, अपना योगदान दें, जिससे कि बच्चों के भविष्य जल्द ही उज्जवल हो, ठीक है ना, ब्राइट हो। चलिए तो बच्चों, जिस प्रकार से हम लोगों ने 2 क्लास ऑलरेडी डाल रखा है, और उन क्लासों में हमने रे ऑफ लाइट से पहले यानी कि ऑप्टिकल मीडियम तक हमने डिस्कशन कराए। और इस बुक को, यानी कि ये जो हमारा थ्योरेटिकल चल रहा है, ये मेरे बिल्कुल फाउंडेशन क्लासेस है। मेरी फाउंडेशन क्लास का मतलब है कि ये सारी कॉम्पिटिशन क्लासेस में भी बहुत ही अच्छा अपना महत्वपूर्ण योगदान है इनका। और उसके अलावा फिर 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा ये प्रॉफिटेबल होगा या प्रोबेबल होगा, तो जिसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। जो भी अपने रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके रिलेटिव हैं, और या आपके कोई भी भैया बहन भाई भतीजे जो भी हैं, उनको भी बताइएगा। और एक बार हमारे इस एक चैनल पर आकर के अपने एजुकेशन में या अपने स्टडी में अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करिएगा। चलिए तो मैं आज की क्लास में जो डिस्कशन करूँगा कि जो प्रकाश है, तो प्रकाश के माध्यम, यानी कि आप लोगों को और इस प्रकाश के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है, तो हमारी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, क्योंकि वो प्रीवियस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तब तक हमारा जो ये वाली क्लास है वो कहीं हद तक आपको समझ से बाहर जाएगी। लेकिन एक बार उनको देख लेंगे तो फाइनली ये वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, यानी लाइट के प्रकाश, यानी कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि उसके जो गुण हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के जो गुण हैं, वही प्रॉपर्टीज़ लाइट के बारे में बताते हैं, उसका पूरा वर्णन करते हैं। और उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे, तो प्रकाश के बारे में जब बताया गया, जब हम रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, देन वहाँ पर जो हम बोले गए थे, तो लाइट किसके रूप में थी, तो लाइट जो थी उसकी फॉर्म कैसी थी सर, उसकी जो कंडीशन थी, यानी कि जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग रे ऑप्टिक्स में वो किसके रूप में मानी गई थी सर, रे के रूप में। तो फिर ये है क्या, यदि रे माना तो है क्या, तो हमने कहा वह है प्रकाश किरण, यानी कि रे ऑफ लाइट। तो आज हम जो बात करेंगे वो कर रहे हैं रे ऑफ लाइट की, रे ऑफ लाइट की। और ये रे ऑफ लाइट क्या है, इसमें बात करेंगे। हिंदी में इसे बोलते हैं किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। तो कोई प्रकाश किरण की बात करेंगे। मान लो प्रकाश मेरे या इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ जो क्या कर रहा है, यानी कि प्रवेश कर रहा है किसी भी मीडियम में। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है।
उसी प्रकार से जब प्रकाश गमन करता है किसी मीडियम में या किसी माध्यम में, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे वो क्या है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई प्रकाश एक स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। अब स्ट्रेट लाइन की बात करें तो यानी कि ये मान लो प्रकाश का पथ है, यानी कि प्रकाश यहाँ से गमन कर रहा है, यहाँ से कोई सोर्स है, वहाँ से प्रकाश निकल रहा है। तो ये एक माध्यम है और उस माध्यम में जब प्रकाश किरण यानी प्रकाश जिस माध्यम में आ रहा है उसी में जा रहा है, तो इस माध्यम को कहते हैं ऋजुरेखीय माध्यम। कैसा कहते हैं? ऋजुरेखीय मार्ग, ऋजु। और जब ऋजुरेखीय मार्ग में प्रकाश क्या करता है? गमन करता है, यानी कि उसी में आए और उसी में जाए। तो इस प्रकार से प्राप्त जो हमें एक लाइन प्राप्त होगी, जो उसका पथ होगा, एक जो सरल रेखा होगी, उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशकण कहते हैं। यानी कि प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग में गमन करता है तो उस प्रकाश के पथ को क्या कहेंगे? प्रकाशकण कहते हैं। और प्रकाशकण इसी प्रकार से हमारी बहुत सारी प्रकाशकणें होती हैं किसी माध्यम में। जब प्रकाश के बारे में वर्णन करते हैं तो प्रकाश क्या है? बहुत सारी 2 and more than 2, यानी कि 2 या 2 से अधिक हमारी जो प्रकाशकणें होंगी, तो इसका मतलब वो हो जाएगा ग्रुप। क्या हो जाएगा? ग्रुप। तो हम ग्रुप्स ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी कि ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट वो कहलाते हैं बीम। क्या कहलाते हैं? बीम ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ हम लोग समझ में आ रहा है, हमें ये समझ गए हैं कि जो प्रकाश किरण हैं, तो प्रकाश किरणों का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। यानी कि इन्हें बोलते हैं प्रकाश किरणपुंज। क्या बोलेंगे? प्रकाश किरणपुंज। बच्चों समझ में आ रहा होगा प्रकाश किरणपुंज, ठीक है ना? जिस प्रकार से आप लोग, जैसे गौरव है, गौरव जी बताइए। अच्छा, दोबारा से समझा दें, ठीक है, समझिएगा। भैया ये कह रहे हैं कि वे ऑफ लाइट में सर दोबारा से समझाइएगा एक बार। बच्चों इस जैसे हम लोग कह रहे हैं कि ए माध्यम है और इस माध्यम में प्रकाश आ रहा है, जैसे मुझे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और मेरी जो छवि बन रही है वो भी एक प्रकाश के माध्यम से। अगर यहाँ के अंधेरा होता मेरे आसपास, तो इसका मतलब वहाँ प्रकाश नहीं होता, प्रकाश अनुपस्थित होता। तो मुझे ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, या वो भी एक कारण है किसका? लाइट का। अब यहाँ पर लाइट की बात करेंगे तो जब बताया गया था रे ऑप्टिक्स में कि प्रकाश किसके रूप में होता है? एक रे के रूप में होता है। तो प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग में गमन करता है, मतलब उसी में जाए और उसी में आए, तो हमें क्या मिलेगी? एक लाइन की फॉर्म मिलेगी, एक समान रेखा मिलेगी। उसी को क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट कहते हैं, उसे प्रकाशकण कहते हैं। और ऐसी 2 या 2 से अधिक हमारी क्या मिल रही है? प्रकाशकण मिल रही हैं। कैसे माध्यम में? या तो वो ऐसे जा रही हैं, या वो किसी में बिंदु पर आ रही हैं, और या वो किसी एक समान रूप से पैरेलल रूप से जा रही है, ठीक है ना? ऐसे जा रही है, ऐसे गमन कर रही है, ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम में। तो इस प्रकार से प्राप्त हमारा जो होंगे वो बीम ऑफ लाइट बोले जाते हैं। समझ में आ गया होगा गौरव जी? आपको समझ में आ गया होगा कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है? समझ गए ना? तो चलिए, तो बीम ऑफ लाइट की बात करेंगे तो वो है प्रकाशकण पुंज। तो प्रकाशकण पुंज क्या होते हैं? तो हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक प्रकाश कणों के समूह को, द ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। और प्रकाश किरणों को देखा जाए तो प्रकाश किरणें हमारे 3 प्रकार की होती हैं। बीम ऑफ लाइट हमारे 3 प्रकार के, यानी प्रकाश कण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। इसको बोलेंगे अभिसारी प्रकाश कण पुंज, अभिसारी प्रकाश कण पुंज। इसको बोलते हैं अपसारी प्रकाश कण पुंज, अपसारी प्रकाश कण पुंज। और इसे बोलते हैं समांतर प्रकाश कण पुंज, समांतर प्रकाश कण पुंज। इंग्लिश में बोलेंगे इसे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और पैरेलल, ठीक है ना? तो यहां से हमें समझ में आ गया कि बीम ऑफ लाइट जो होते हैं, और इसकी परिभाषा हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि अभिसारी प्रकाश कण पुंज क्या है। तो यहां हम कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें, यानी कि 2 and more than रे ऑफ लाइट ट्रेवल ए 1 point या टू फॉर द 1 point, यानी किसी बिंदु से क्या होती हैं? वो दूर की ओर जाती हैं, टू फॉर, दूर हो जाती हैं, उसी को क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश कण पुंजेंगे। और जो टुवार्ड्स होती हैं, यानी कि किसी बिंदु की ओर होती हैं, उन्हें हम कहेंगे अपसारी। यानी कि यहाँ बात करेंगे किसी बिंदु से कन्वर्ट होती हैं, वो कन्वर्जेंट। और जो क्या होती हैं? डिवर्जेंट होती हैं या डिवाइड होती हैं, तो हो जाए हम कहेंगे डिवर्जेंट। और इसके बाद फिर हम कहेंगे पैरेलल। तो मतलब जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी एक दूसरे के समांतर और कैसी हो जाती है? समदूरस्थ होती है, यानी कि उनका एक मान लो एक समान कोई
प्रकाशिक क्षेत्र है, प्रकाश है, तो वहाँ पर जो बीम ऑफ लाइट होंगे वो क्या होंगे, प्रकाश किरणें एक समान होंगी, यानी कि समांतर होंगी और समदुरुस्त होंगी। समदुरुस्त का मतलब है जितनी लंबी ये होगी उतनी दूरी की ये होगी, उतनी दूरी की ये होंगी, उतनी दूरी की ये होगी, और अंतर का मतलब है इनके बीच में अंतर समान होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। और बीम ऑफ लाइट के हमने 3 पार्ट पढ़े। नंबर फर्स्ट इसको टाइप किया गया तो नंबर फर्स्ट वेरिएशन इन 3 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट था अभिसारी कन्वर्जेंट, नंबर सेकंड डिवर्जेंट यानी कि अपसारी, और नंबर थर्ड समांतर प्रकाश। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा और फिर आगे किसी बच्चे को कोई डाउट हो। ओके, शिवानी, हिमांशु, विधि, ओके, विधि पवार, ठीक है, हिमांशु चौहान, ओके ओके, विष्णु वर्मा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक, चलिए, जिस प्रकार से आप लोगों ने बीम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है, तो फाइनली यहां से अब पहुंचते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन पर। और ये इस टॉपिक की जान समझो। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं हिंदी में प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं तो प्रकाश की परावर्तन की घटना हम बहुत छोटे पे कर चुके हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मिरर हाथ में ले लेते हैं और उस मिरर को सामने बैठे व्यक्ति के मुंह पर उसको चकाचौंध करते हैं, यानी कि उसका जो प्रकाश है उसको एंगल सेट करके, यानी कि एंगल आई इजकल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड, वो क्या होता है, इक्वल होता है ऑलवेज, हमेशा। तो इस प्रकार से हम लोग को ऐसे ऐसे करके एडजस्ट करते हैं और जब वो एडजस्ट हो जाता है तो हम उसके मुंह पर क्या मारते हैं, उसका एक चौंध पड़ता है, यानी कि साइन पड़ता है, उस साइन को उसके मार देते हैं, या चिड़िया बैठी हो चिड़िया के मुंह पे मारते थे। तो वो बेटा प्रकाश के परावर्तन के कारण था। अब ये क्या है प्रकाश के परावर्तन की घटना? तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसके लिए एक हम मिरर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर मिरर क्यों ले रहे हैं, क्या प्रकाश का परावर्तन किसी दीवार से नहीं हो रहा है? बिल्कुल श्योर, प्रकाश का परावर्तन जिस मीडियम से टकराएगा वहाँ परावर्तित होगा या अपवर्तित होगा, वो डिपेंड करेगा कि उस माध्यम की प्रकृति कैसी है, ठीक है ना। अब उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि मीडियम का नेचर कैसा है। मान लो मीडियम का नेचर है, नेचर हमारा यानी कि रफ है या स्मूथ है, स्मूथ है, चिकना है, तो वहाँ रिफ्लेक्शन की जो क्वांटिटी है, जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी, और जो रफ मीडियम है वहाँ रिफ्लेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा मिनिमम रहेगी, कम रहेगी। अब क्यों होगी, इसके पीछे कहानी क्या है। अब इसमें हम मिरर क्यों लेते हैं? मिरर इसलिए लेते हैं क्योंकि जो मिरर होता है वो प्रकाश के परावर्तन को 100% प्रकाश की आपतित किरणों को परावर्तित करता है, यानी कि जो एंगल इंसिडेंट रेज वो आती हैं उससे जब स्ट्राइक करती हैं तो वो मैक्सिमम यानी कि 100% क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है उन किरणों को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऐसा मीडियम ले लिया जिसे हम मिरर कहेंगे, और जिस मिरर के एक ओर यानी कि वन सरफेस पर क्या हो रहा है, उसे रिफ्लेक्टेड करा जा रहा है, और अनदर जो दूसरा हमारा सरफेस है उस पर रेड ऑक्साइड तथा टिन या चांदी की पॉलिश कर रहा है, ठीक है ना, एजी की। तो ये वाला जो सरफेस होगा वो परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और जब रिफ्लेक्टेड सरफेस को हम बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। कैसा? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ओके। और इस परावर्तक पृष्ठ पर देखेंगे जब कोई प्रकाश की इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी किसी बिंदु पर, तो वहां से क्या करेगा, अब ये नहीं एक ही प्रकाश किरण, और भी ऐसे आए और भी ऐसे प्रकाश की किरणें आए, तो वो एक दूसरे के क्या करेंगी, यानी कि उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाएंगी। यानी कि कैसा माध्यम होना चाहिए, वो माध्यम एकदम स्मूथ हो, तो ऐसी घटना होने की संभावना है। और दूसरा हमारा ये वाली किरण जब टकराने के पश्चात गई तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड किरण। कौन सी? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर जो मिल रही हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक लाइन डाल देते हैं जो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन डाल देते हैं। देखो 90 का बनाएगी, इधर भी 90 का, दोनों तरफ, दोनों साइड। और यहाँ पर जो इसको हमने कोई बिंदु क्या दिया, इसे हम नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। हमने इस पर नॉर्मल डाल दिया, नॉर्मल बोलेंगे। यानी कि जो पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर एक लंब डला होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं हिंदी में, अभिलंब। अब बेफिक्र रहिएगा, मैं लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और वाई लैंग्वेज यानी कि जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं कंबाइन चलाऊंगा, बहुत लैंग्वेज में बातें करेंगे। लेकिन अभी मैं एक हिंदी मीडियम पे फोर्स करते हुए मैं फिर इंग्लिश मीडियम का स्पेशली बिल्कुल दूंगा। लेकिन कब हो पाएगा संभव, ये मैं अभी कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चीज़ को शेयर करो। और मेरा हुनर यानी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, है ना। तो यही हमारे लिए क्या है, यही हमारी थोड़ी सी उम्मीदों को यानी कि हमारे एक हौसले को बढ़ाना होता है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य लिखा करें, ठीक है बच्चों। अब यहाँ इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को आपतन बिंदु। कौन सा बोलेंगे, आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु, ठीक है। और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन सी, परावर्तित किरण। कुछ बच्चे मैंने देखा है अभी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर रिफ्लेक्टेड रेज, और हिंदी में बताइए सर, इंग्लिश ज़्यादा नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों को, ठीक है ना। और ये जो इंसिडेंट रे है, इसे कहेंगे आपतित किरण। कौन सी है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो वो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या देखा गया कि इसके बीच में जो परपेंडिकुलर यानी कि हमारा एक लंब पड़ा होता है, जिसे नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो इसके बीच में यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बनता है, जैसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी कि इसे हम हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। बच्चों यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, उम्मीद है। और जब प्रकाश के परावर्तन को देखा गया तो यहां पर पृष्ठ के अनुसार यानी कि उसके सरफेस के अकॉर्डिंग इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया, इसका क्लासिफिकेशन किया गया, इसको टाइप किया गया, इसका वेरिएशन किया गया। अब इसका दो पार्टों में जब वेरिएशन किया जाता है तो एक को बोला जाता है रेगुलर। नंबर फर्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन किसका सर, लाइट का। और सेकंड हमारा किसका होगा, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बच्चों यहां पे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेगुलर की बोलेंगे तो इसे हिंदी में बोलेंगे, रेगुलर को बोलेंगे तो नियमित प्रकाश का परावर्तन, नियमित। और देखो ये विसरित भी हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि सेकंड वाले को विसरित बोलते हैं, नियमित प्रकाश का परावर्तन। हम प्रकाश का परावर्तन की बात कर रहे हैं, नियमित प्रकाश का परावर्तन। और दूसरे की बात करेंगे तो ये होगा अनियमित या विसरित, अनियमित प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, का परावर्तन। अब यहां पर हम जो बात करेंगे कि रेगुलर प्रकाश का परावर्तन क्या है और इर्रेगुलर प्रकाश का परावर्तन क्या है। एक बार इतने पर गौर करिएगा और उसके बाद फिर हम इसके लॉज भी पढ़ेंगे। फाइनली इतने करने के बाद, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इस पर गौर करें। तब तक मैं आपके कमेंट बॉक्स देखता हूं। बच्चों कोई दिक्कत है तो बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। जतिन, ओके, प्राची, प्राची, ठीक है, नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहें, ठीक है, ओके, ठीक है, रश्मि, ठीक है, ओके, खुशबू, हाँ आपको खुशबू क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, अच्छा 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 सर, बेटा क्वालिटी तो अच्छी आ रही है, हमारी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है। आपके यहाँ नेट इश्यू यानी कि इंटरनेट इश्यूज़ होगा, वो आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम, बेटा हमारे यहाँ एकदम ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ या इसके नीचे हम
है जगह अभी, चलो रेगुलर तो कम से कम हो ही जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, एक स्मूथ परावर्तक प्रश्न लिया जो एकदम कैसा है, पैरेलल है, यानी कि समांतर है। समांतर एकदम मतलब ये एकदम स्मूथ है, चिकना है। और यहाँ पर क्या हुआ, जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, समांतर पे आ रही हैं, तो बच्चों इनके टकराने के बाद आफ्टर स्ट्राइक वो क्या करेंगी सर, रिफ्लेक्टेड होंगी। और जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर ही होती हैं। कैसी होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी कि जब किसी चिकने समतल यानी कि प्लेन स्मूथ सरफेस पर जब हमारी पैरेलल इंसिडेंट रेज आती हैं, तो जब वो स्ट्राइक करती हैं तो वो उनका जो रिफ्लेक्शन के कारण यानी कि उसका परावर्तन होता है, तो वो क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर ही परावर्तित होती हैं। यानी कि जब प्रकाश की समांतर आपतित प्रकाश की किरणें किसी समतल व चिकने पृष्ठ पर परावर्तित होती हैं, उससे टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात वो एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर रूप से परावर्तित होती हैं। इसी घटना को हम नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनियमित प्रकाश का परावर्तन यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे जब हमारा प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन है वो किसी खुरदरे यानी कि रफ सरफेस पर होता है, रफ सरफेस हो, खुरदरे परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी कि प्रकाश की समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं और समांतर आने के पश्चात वो क्या कर रही है, चारों दिशाओं में फैल जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो इसको कहते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन। इसको कहते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो इसके लिए हमारी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो हम लिखेंगे यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी, तो पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये हो जाएगी इसकी कि प्रकाश का जो परावर्तन है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा घरों में यानी मकानों में, घर जो होते हैं मकानों या घरों की जो विंडो होती हैं यानी कि खिड़कियाँ, वो खुरदरे कांच की लगाई जाती हैं। खुरदरे कांच की क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले प्रकाश का परावर्तन कैसा हो, इर्रेगुलर हो, अनियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन हो, जिससे कि चकाचौंध से बचा जा सके। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, दूसरा पॉइंट है तो चकाचौंध से बचने के लिए, चकाचौंध से बचने के लिए पहला पॉइंट आता है चकाचौंध से बचने के लिए। बाकी आप बेफिक्र रहिएगा, क्लास में आप लोग पूरी तैयारी अपनी इस तरीके से समझने की कोशिश करें। उसके बाद जल्द ही आपके इस डिस्कशन बॉक्स में पूरे नोट्स मिल जाएंगे मेरे, है ना। तो निश्चिंत होकर के आप उनको चाहे तो प्रिंटेड करा देना या फिर आप लोग उससे अपना PDF फॉर्म में ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, तो PDF फॉर्म आपको मिल जाएगी उसकी। पॉइंट नंबर सेकंड की बात करेंगे कि जो न्यूज़पेपर यानी कि अखबार जो होता है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को खुरदरे कागज पर इसलिए छापा जाता है कि वहां प्रकाश का अनियमित रूप से परावर्तन हो सके और अखबार में लिखे हुए छोटे छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ा जा सके। यदि वहां पर नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होगा तो उन छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में हमें असुविधा होगी, जिससे कि प्रकाश का चकाचौंध लगेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते, इसमें क्या किया गया, खुरदरे कागज पर, सस्ते कागज पर लगाया जाता है। और इसके बाद फिर हमारी अगली क्लास हो सकती है यानी कि ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके लॉज होते हैं दो, इसके दो लॉ हैं यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा जाए तो ज़्यादातर जो 100% जो पॉसिबिलिटी है प्रकाश के, तो वो एक स्मूथ सरफेस के लिए है। किसके लिए, स्मूथ सरफेस के लिए। तो यहां पर क्या होता है कि स्मूथ सरफेस के देखा जाए तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ इसका यानी कि फर्स्ट लॉ में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। यानी कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं, एक ही
एक ही बिंदु पर यानी कि आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरी बात करेंगे तीसरा पॉइंट की, दूसरे पॉइंट की, सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं, यानी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी कि रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड। तो ये हमारे रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन के क्या है, दो नियम यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर हम थोड़ी सी टिप्पणी कर लेते हैं, बातें करते हैं। चलिए अब आखिर इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल पोर्शन क्या लेके आता है इससे। मान लो क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारे कोई एक सरफेस है, अब ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ आई है, एंगल ऑफ आर है, और ये हमारा नॉर्मल है। मान लो क्वेश्चन में दे दिया है, अब देखो ये कितना का हो जाएगा, यानी कि यहां पे हम मान लें इसको n और इसको मान लें m, ये हमारे a और b सरफेस हो जाए, ये हमारी p और q हो जाए। यहां से हम लोग देखेंगे कि एंगल I का जो मान होगा, देखो यहां से कुछ क्वेश्चंस के बनाने का मुद्दा हम यहां खड़ा कर रहे हैं। ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा, क्या मान लूं इसे अल्फा, इसको मैंने अल्फा माना, इसको क्या मान लिया बीटा। फाइनली यहां से हम लोग जो पढ़ने की कोशिश करेंगे और यहां समझ रहे हैं, तो देखो एंगल, ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल, अब मैं इसको एक ज्योमेट्रिकली यानी कि मैथमेटिकल जो मेथड है ज्योमेट्रिकल, तो उसके माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग समझेंगे। यहां से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये एक बार आपको एक थ्योरेटिकली रूप में से मैं समझा रहा हूं, डेरिवेशन इसको ड्राइव कर रहा हूं, और उसके माध्यम से आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब कैसे है सुनिए। देखो जो एंगल एन एम, पहले तो यहां पर हम देखेंगे कि ए बी पर लंब है हमारा क्या एम एन। जब ए बी पर लंब है हमारा क्या एम एन, तो यहां से हम लोग देखेंगे कि एंगल ए एम एन इक्वल किसके होगा, एंगल बी एम, या आप कह सकते हैं एन एम बी, और वो कितने का हो जाएगा 90 का। फाइनली आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला भी एंगल कितने का बनेगा 90 बनेगा, क्योंकि ए बी पर क्या है एम एल लंब है। जब इसका परपेंडिकुलर डाला गया है उसके अकॉर्डिंग फिर देखा जाए तो एंगल पी एम एन वो है एंगल आई के इक्वल, और एंगल एन एम क्यू, कौन सा क्यू एम एन या एम एन एम क्यू वो है एंगल आर के इक्वल। तो यहां से हम लोग उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उसके लॉ से, सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन से। और फिर यहां पर देखा जाए कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये मैंने अल्फा माना, ये बीटा माना, तो फाइनली जब हम इस एंगल की वैल्यू पता है और एंगल अल्फा का मान पूछ रहा है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ये 90 में से एंगल आई का माइनस कर देंगे, अल्फा का वैल्यू निकल आएगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस अब समझ में आसानी से आ जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान लो आपको ये चित्र दिया है, तो कुछ चित्र मैं इसी को रहने दे रहा हूं, ये तो मेरा एक थोड़ा सा डेरिवेशन था जिसके माध्यम से आपको समझाने का मेरा एक मेथड है। और अब यहाँ क्वेश्चन करेंगे, देखो चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसका। मान लो किसी ने दिया है इस चित्र के माध्यम से कि एंगल आई का वैल्यू, द एंगल ऑफ आई इज 45 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। यानी कि क्वेश्चन आपको कह दे कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो वैल्यू है वो कितना है 45 डिग्री है, तो एंगल आर का मान कितना होगा। तो बच्चों यहां से हम लोग एंगल आर का मान जब इसमें देखेंगे तो एंगल आई इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, सॉरी एंगल आई का मान 45, तो ये हो जाएगा एंगल आर। यानी कि यहां पे हमें वो पता चल गया, वो एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये वैल्यू हमें पता चल गया है।
और दूसरा यहाँ पर हम लोग और कोशिश करें, यहाँ क्या है, और एंगल आर का मान यदि हमें, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड उसका 45 आ गया, इसका मतलब एंगल आई भी एंगल आर के बराबर होगा, यानी कि ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है वो एंगल आई की है, यानी कि इसको जैसे जैसे इधर बढ़ाओगे वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, जैसे जैसे इसको कम करोगे इंसिडेंट रे को वैसे वैसे रिफ्लेक्शन भी कम होगा। और ये कंडीशन नहीं है, जीरो कहाँ मिलेगा सर, इस पर मिलेगा जब उसको परपेंडिकुलर डाल देंगे, यानी कि ये भी यहाँ लाएंगे यहाँ भी, तो वहाँ के लिए 90 हो जाएगा, समझ गए ना। तो लंबवत में हमारा इसमें रिफ्लेक्शन एंगल भी उतना ही होगा जितना आई है। इसके बाद फिर हम जो बात करेंगे कि एंगल अल्फा का मान कितना होगा, यानी कि मान लो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी दे दे कि एंगल आई का मान यदि 30 डिग्री है, कितना है 30 है, तो एंगल अल्फा का मान कितना होगा या एंगल बीटा का मान कितना होगा। चलो बीटा का देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन में अच्छा थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि एंगल आई का मान यदि कितना है 30 डिग्री है, तो एंगल बीटा का मान कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बीटा। यानी कि इसमें एंगल आई का मान दे दिया है कितना 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चन, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसमें हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं कि एंगल आई का मान यदि 30 है तो एंगल आर का मान भी कितना होगा, 30 होगा, और उसके अकॉर्डिंग ये 90 में से कितना घटाएंगे, 30 घटाएंगे तो 60 निकल आएगा ये। और यह आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसको इस साइड से भी कर सकते हैं, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में हम देखेंगे तो दिखाई क्या दे रहा है कि एंगल आई का मान यदि हमारा कितना है 30 है, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसमें से क्या करेंगे, ये पूरा 90 का हो गया, 90 में से कितना घटाएंगे 30, तो देन ये कितना बचेगा 60। और फिर हम लोग सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आई का मान आर के बराबर, तो अल्फा किसके बराबर होगा, बीटा के। तो अल्फा का मान यदि 60 है तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो हम काम करते हैं कि अल्फा और बीटा वाले इसके रेस्पेक्ट में वर्क ना करके हम लोग क्या करेंगे कि एंगल आर के रेस्पेक्ट में और एंगल आई के रेस्पेक्ट में हम थोड़ा सा इसमें लगाते हैं अप्रोच। तो देखो एंगल आई वी नो डेट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल आई का मान कितना है 30, तो 30 इज एंगल किसका हो जाएगा, आर का। तो एंगल आर का मान यहाँ पर कितना मिल गया हमें, 30 मिल गया। फाइनली आपको पता चल गया कि एंगल आर का मान कितना है, 30 डिग्री, ये 30 हो गया। और जब एंगल आर का मान यदि 30 हो गया तो हम कहेंगे एंगल अल्फा एंगल बीटा के बराबर होगा, और एंगल अल्फा बीटा के बराबर होगा ये भी छोड़िएगा। लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, ये वाला एंगल ले लेते हैं कि एंगल एन एम बी वो किसके बराबर होगा, देखो एंगल एन एम बी वो इक्वल होगा एंगल एन एम क्यू प्लस एंगल क्यू एम बी। और एन एम बी की बात करेंगे 90 का है, एल एम बी कितना निकलेगा, वो एंगल आर के बराबर निकलेगा, और ये किसके हो गया, एंगल बीटा के। और यहां हमें पता चल गया कि एंगल आर का मान 30 है। जब एंगल आर का मान 30 है तो क्या करेंगे, 90 इक्वल टू 90 इक्वल टू 30 प्लस के एंगल बीटा, और ये पॉजिटिव का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एंगल बीटा हो जाएगा 90 माइनस के 30। तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 90 माइनस 30 कितना, 60 डिग्री। तो फाइनली यहाँ से हमें पता चल गया कि एंगल बीटा का जो वैल्यू होगी वो कितनी निकलेगी, 60 निकलेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया कि बीटा है तो हमने निकाल लिया, आई का वैल्यू पता है, आर का पता चल गया, अब किसका रह गया, अल्फा का। तो चलो अल्फा भी निकाल लेंगे। तो हम लोग जब जानते हैं कि एंगल आई आर के इक्वल है तो एंगल अल्फा भी बीटा के इक्वल होगा। तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा, यानी कि यदि एंगल अल्फा की वैल्यू निकालनी तो एंगल बीटा का मान हमने अभी निकाला है 60, तो अल्फा की कितना होगा, 60 होगा। यानी कि ये दोनों 60 होंगे, ये 30 होंगे, तभी तो ये क्वाड्रेंट तोड़ो, यानी कि ये क्वाड्रेंट कितने 90 का बनेगा, ये भी क्वाड्रेंट 90 का बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब सारे क्वेश्चंस अब इसके रिलेटेड आएंगे, जैसे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता इससे रिलेटेड, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। और ये आपको क्लास हमारे यूट्यूब पर भी मिलेगी, वहाँ आप अपने सभी दोस्तों को, सभी लोगों को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और अगली क्लास आपके सामने जल्द ही आएगी, बाय बाय।